हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1 के सभी उदाहरणों को देखने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो सभी वीडियो को देखिए ताकि आपके एक एक डाउट अच्छे से क्लियर हो सके। आइए एक एक उदाहरण को अच्छी तरह से समझते हैं। पहला जो उदाहरण है आपके सामने एग्जाम्पल है वो है संख्या 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n को एक का ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होती हैं। यहाँ पर हमें चेक करना है कि n का मान अलग अलग रखेंगे, प्राकृत संख्या जब रखेंगे तब उसका जो इकाई का अंक है क्या 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो हमें चेक करना है। यहाँ पर n क्या है स्टूडेंट्स? n है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या है स्टूडेंट्स। प्राकृत संख्या हमें पता है क्या होती है, 1 से शुरू होती है और इनफाइनाइट तक जाती है। तो यहाँ पर हम अलग अलग n के मान रखेंगे। एक बार हम रखेंगे n बराबर 1 रखने पर, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो अब देखते हैं 4 की पावर n का मान क्या आता है। 4 की पावर n इक्वल टू 4 की घात 1 बराबर आएगा 4। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 की घात n का मान क्या आया, 4 आया, जो कि 4 पर समाप्त होता है। n की पावर n इक्वल टू 2 रखेंगे तो देखिए तब 4 की घात n क्या दिखेगा, यहाँ पर आया 16। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इकाई अंक क्या अच्छे हैं, ये भी शून्य पर समाप्त नहीं हुआ। अब हम n बराबर 3 रखेंगे। n बराबर 3 रखने पर अब हमने देखा कि 4 की घात n बराबर बना 4 की पावर 3 इक्वल टू ये बना 64। 64 में भी आप देख पा रहे हो यहाँ पर अगेन इकाई का अंक 4 आया। अब हम n इक्वल टू 4 रखेंगे। 4 रखने पर हम चेक करेंगे कि क्या इसका इकाई अंक आता है। 4 की घात 4 रखेंगे तो हम देखेंगे 64 में जब 4 का अगेन गुणा करेंगे तो 4 ये आया 256 आएगा। इस प्रकार 4 की पावर 4 बराबर 256 आया। यहाँ पर अगेन आप देख पा रहे हैं इकाई अंक 6 आया। तो इसको पैटर्न को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, पहले 4 आया फिर 6, 4 आया फिर 6, यानी इकाई अंक हैं 4 6 4 6 यही आ रहा है। यानी आगे n बराबर कुछ भी रखेंगे यही इकाई अंक आने वाला है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कभी भी इकाई अंक 0 नहीं आएगा। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि n के किसी भी प्राकृत मान के लिए 4 की घात n का मान शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। इस तरह से हमने इस उदाहरण को अच्छे समझा कि n का कोई भी आप हम मान रखेंगे 4 की घात n कभी भी इकाई अंक 0 नहीं देगा। अब हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उदाहरण देखिए सेकंड, संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहले हम करेंगे इनका अभाज्य गुणनखंड। 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और स्टूडेंट्स 20 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 6 में सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो भागफल आएगा 3, 3 का भाग 3 में दिया तो भागफल आया 1। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग दिया तो भागफल आया 10, अगेन 2 का भाग दिया तो भागफल आया 5, फिर हम 5 का भाग देंगे तो आएगा 1। 6 को हम ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स 2 इंटू 3। 20 को हम कैसे लिखेंगे, देखिए 2 की घात, देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार है, 2 की घात 2 इंटू 5। सबसे पहले हम निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले कॉमन लेते हैं। सबसे पहले एचसीएफ के अंदर कॉमन जो होते हैं वही लिखते हैं। यहाँ पर देखिए 3 कोई कॉमन नहीं, नीचे 5 भी कॉमन नहीं है दोनों में, इसलिए 3 और 5 को नहीं लिखेंगे, ओनली 2 को ही हमने लिखेंगे। इसके बाद एचसीएफ के अंदर हमेशा ध्यान रखें स्टूडेंट्स, जो भी कॉमन होता है उसकी सबसे छोटी घात लिखते हैं। यहाँ पर 2 की घात 1 है ऊपर, जबकि यहाँ पर 2 की घात 2 है, तो सबसे छोटी घात है 2 की घात 1, इसलिए जो इसका एचसीएफ जो होगा वो होगा 2। इसकी प्रकार एलसीएम जो होगा, एलसीएम में हम सबसे पहले कॉमन जो होता है वो लिखते हैं, कॉमन है। इसके बाद जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखेंगे। 3 भी कॉमन नहीं था, 5 भी कॉमन नहीं था। इसके बाद हमेशा ध्यान रखें कि एचसीएफ में तो सबसे छोटी घात लिखते हैं जो कॉमन होता है वो, और एलसीएम में
सबसे बड़ी घात लिखते हैं कॉमन की। तो देखिए 2 कॉमन था, तो कॉमन था 2, तो 2 की घात 2 सबसे बड़ी थी, तो हमने यहाँ पर लिखेंगे 2 की घात 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 की पावर 2 होता है 4 इंटू 3 इंटू 5, ये हो जाता है स्टूडेंट 60। इस प्रकार हम ऐसे लिखेंगे इसको SCF 6 और 20 का SCF, इसको ऐसे लिखते हैं। ये हमारा आंसर है 2, और LCM जो है किसका 6 और 20 का, ये हमारा आंसर है 60। इस प्रकार 2 आंसर हमने कर दिए। आइए नेक्स्ट तीसरा उदाहरण देखते हैं। अब भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का SCF ज्ञात कीजिए, फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। यानी कि अब भाज्य गुणनखंड विधि से पहले SCF ज्ञात करना है, फिर इसके बाद हम LCM ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इनका क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं दोनों का। तो 96 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 का भाग दिया तो इधर आएगा 2 चौक 8, इधर आएगा 48, अगेन 2 का भाग दिया तो आएगा स्टूडेंट 24, 2 का भाग दिया तो आएगा 12, 2 का भाग दिया तो आएगा 6, 2 का भाग दिया तो इधर आएगा 3, फिर हम 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1। इसके बाद 404 का भाग देंगे, किसके अंदर भाग देंगे 404 में 2 का तो आएगा 202, फिर हम देंगे वापस 2 का 101। 101 स्टूडेंट्स अपने आप में अभाज्य संख्या है, इसलिए 101 का 101 में ही भाग जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। अब हम स्टूडेंट्स इनको ऐसे लिखेंगे, 96 को कैसे लिख सकते हैं 2, देखिए 2 कितनी बार आया है, 2 जो है 1 2 3 4 5 बार आया है, इसलिए 2 की पावर 5 लिखेंगे इंटू 3 लिखेंगे। इसी प्रकार 404 लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 101। अब हम निकालेंगे सबसे पहले SCF में केवल जो कॉमन जो होते हैं वही लिखते हैं। यहाँ पर कॉमन 2 हैं और जो कॉमन होता है उसकी सबसे छोटी घात लिखते हैं, यानी कि 2 की घात 2। यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, LCF बन जाएगा। SCF 2 की पावर 2 जो होता है वो होता है 4। इस प्रकार SCF जो है इसका 96 और 404 का वो आ गया 4। अब हमें निकालना LCM। हम जानते हैं अगर हमारे पास 2 संख्या है A व B हैं तो हम कैसे निकालते हैं, देखिए A इंटू B बराबर होता है SCF इंटू LCM। ये हम एक फार्मूला जानते हैं। तो यहाँ पर 2 संख्या कौन कौन सी है, 96 और 404 मान लेते हैं। माना किसी को एक को A मानो, एक दूसरे को हम मानेंगे B मानेंगे। 96 को A माना, 404 को B माना। इस सूत्र में अप्लाई करते हैं, देखिए क्या बनता है 96 इंटू 404 इक्वल टू SCF का मान हमने निकाला अभी थोड़ी देर पहले 4, LCM का मान निकालना है। इसके बाद 4 को बराबर के इधर भेजेंगे तो स्टूडेंट्स LCM बराबर क्या आ जाएगा, ये भाग में जाएगा 4, तो 96 इंटू 404 बट्टा में 4 चला जाएगा, 4 से ऊपर वाला काटेंगे तो देखिए क्या बनेगा 101। 96 इंटू 101 इनका जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9696। इस प्रकार SCF हमारे पास आएगा 4 और LCM आ जाएगा 9696। इसके बाद स्टूडेंट्स हम उदाहरण संख्या 4 देखेंगे। इसके अंदर लिखा गया है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा SCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना है तो सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 के भाग दिया 3 बार, 3 का भाग दिया तो 1 बार, फिर 72 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग दिया तो यहाँ पर कितनी बार 36 बार, वापस 2 का भाग दिया तो 18 बार, 2 का भाग दिया तो 9 बार, 3 का भाग दिया तो 3 बार, अगेन 3 का भाग दिया तो 1 बार। स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालने में भाग किसका जाएगा किसका नहीं जाएगा ये दिक्कत आ रही है तो आप भाजकता के देख सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसको देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर 2 का भाग दिया तो आएगा 60, 2 का भाग दिया तो आएगा 30, 2 का भाग दिया तो आएगा 15, 3 का भाग दिया तो आएगा 5, 5 का भाग दिया तो आएगा 1। इनको अब हम क्रम से लिखेंगे। देखिए 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, देखिए 72 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2, फिर
120 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 की घात 3, 3 इंटू 5। अब हम सबसे पहले निकाल लेते हैं SCF निकालेंगे। मैंने बताया SCF के अंदर जो कॉमन होता है वो भी लिखते हैं और जो सबसे छोटी घात है वो लिखते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 जो है वो सबसे पहले तीनों में है और 3 जो है वो भी तीनों के अंदर है। 5 है, 5 का जोड़ नहीं बन रहा है इसलिए 5 को नहीं लिखेंगे SCF में। सबसे पहले 2 है और 3 है। अब इनकी सबसे छोटी घातें लिखनी है। 2 की सबसे छोटी घात तीनों में कौन सी है, 1। इधर भी 3 की सबसे छोटी घात कौन सी, 1। इनको अब गुना करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो 6 हो जाएगा। एंड SCF जो है इनका वो हो जाएगा 6। और LCM की बात करें स्टूडेंट्स तो सबसे पहले जो कॉमन है वो लिख देते हैं। अब जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखते हैं, यानी LCM में कॉमन और जो कॉमन नहीं है सभी को लिखा जाता है। और विशेष बात, जो कॉमन है उनकी सबसे बड़ी घातें लिखते हैं। तो बड़ी घात कितनी है यहाँ पर, 2 की घात 3, 3 की घात बड़ी कौन सी है, 3 की घात 2। अब जब हम इनका गुणा करेंगे 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की घात 2 9 होता है, इधर लिखेंगे 5। तो इसका जो गुणा होता है वो होता है स्टूडेंट्स 360 होता है। तो इस प्रकार हम क्या लिखेंगे, SCF किस का, 6, 72, 120 का, ये किसके बराबर है, 6 के बराबर। तथा LCM जो है इन सब का 6, 72, 120 ये किसके बराबर है स्टूडेंट, 360 की। आइए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। उदाहरण संख्या 5 है, वो कहता है कि √3 एक परिमेय संख्या है, इसको आपको सिद्ध करना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखे, ये आपके बोर्ड की दृष्टि से ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। देखिए इनका प्रोसेस स्टूडेंट ये है, सबसे पहले इनको मानते हैं। माना √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय नहीं, परिमेय मानते हैं। अपरिमेय अगर आपको पूछा है तो आप सबसे पहले मानेंगे परिमेय संख्या। परिमेय मानेंगे तो परिमेय मानेंगे तो इसको ये क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, √3 बराबर P/Q। फिर हम लिखते हैं साइड में, जहाँ परिमेय जो होता है तो वहाँ पर P व Q क्या होता है स्टूडेंट्स, पूर्णांक होते हैं। जहाँ P Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0, साथ में ही तथा साथ में ही P व Q सह अभाज्य है। क्या है स्टूडेंट्स, सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब है किसी भी एक समान संख्या का दोनों में भाग नहीं जाता है। तो इसके बाद हम क्या स्टेप करते थे, याद करो, सेकेंड स्टेप करते थे, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में √3 है तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 3 आ जाएगा। इधर करेंगे तो P²/Q² आएगा। अब हम करेंगे वज्र गुणा तो 3Q² बराबर P²। समीकरण नंबर इसको देंगे 1। अब थोड़ा सा ट्रिक के लिए, हिंट के लिए मैंने बताया था, 3 को बराबर के इधर भेजो, P² के नीचे जा रहा है, तब हमारा जो थर्ड स्टेप होता है उसको हम लिखते हैं 3 जो है, देखो P के नीचे जा रहा है P² को, तो हम लिखेंगे 3। चूँकि 3 P² को विभाजित करता है, तीन P² को विभाजित करता है तो 3 P को भी विभाजित करेगा। जब विभाजित करेगा तो कुछ भागफल भी आएगा। देखते हैं P के अंदर जब 3 का भाग दिया तो भागफल माना कि R है, और R क्या होगा, अपने अपने पूर्णांक होगा, तो हमने वो साइड में लिख दिया। अब हम P का मान निकालेंगे। P बराबर वज्र गुणा करेंगे, 3 का R से गुणा हो जाएगा 3R, तो P का मान आ गया 3R। P का मान अब क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, समीकरण 1 में। P का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 के अंदर रखेंगे इसका मान, तो देखिए क्या बनता है, 3K², P की जगह रखा 3R, तो देखिए क्या बनेगा, 3K², 3 का स्क्वायर 9, R का स्क्वायर R², 3 से 9 कटा तो 3, तो Q² इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3R²। इसके बाद आप थोड़ा वापस देखिए, 3 कहाँ जा रहा है, Q² के नीचे जा रहा है, तो वापस हम वो लाइन लिखेंगे, 3Q² को विभाजित करता
हैं। 3q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो इसलिए 3q को भी विभाजित करेगा। जब 3p को भी विभाजित कर रहा है, 3q को भी विभाजित कर रहा है, तो ये परिमेय संख्या किस बात की हुई स्टूडेंट? क्योंकि हमने बताया था p व q सहभाज्य, यानी किसी भी एक संख्या का समान संख्या का दोनों में भाग नहीं जाना चाहिए, जबकि यहाँ पर 3 का p व q दोनों में भाग जा रहा है। इसका मतलब p व q सहभाज्य नहीं हुई। तो हम क्या निष्कर्ष निकाला? 3 p व q दोनों को विभाजित करता है। तो इसलिए हमने माना था शुरू में परिमेय संख्या है, सहभाज्य संख्या थी वो तो, जबकि यहाँ पर उल्टा आ गया, इसलिए हम क्या लिखेंगे? यह विरोधाभास है। तो यह विरोधाभास है, तो विरोधाभास है तो सही अब कर लो। हमने गलत माना था इसलिए आंसर गलत आया, अब सही कर लो। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमने परिमेय माना था इसलिए हमारा आंसर गलत आया, तो अब सुधार कर लो। अतः √3 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले वापस मानेंगे, माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? 5 - √3 इक्वल टू p बटा q, जहाँ p व q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0 तथा p व q सहभाज्य हैं। सहभाज्य का मतलब आपको पता है स्टूडेंट्स, दोनों में किसी भी समान संख्या का भाग नहीं जा रहा है, वह सहभाज्य संख्या कहलाती है। इसके बाद देखिए 5 जो है, मैंने बताया हुआ आपको कि अंडर रूट वाली संख्या है बराबर के एक तरफ रखते हैं, बाकी जो संख्या सभी को बराबर के एक तरफ रखते हैं। तो बिना अंडर रूट वाली संख्या कौन कौन सी है? 5 है इधर, तो इसको मैं भेजता हूँ बराबर के इधर। तो इधर क्या क्या बच गया? -√3 इक्वल टू p बट्टा में q, प्लस का 5 उधर गया तो बन गया माइनस का 5। अब ये जो माइनस है, माइनस से माइनस का काट लेते हैं या दोनों तरफ भाग देते हैं, जैसा भी आप अच्छे समझे। माइनस का जब उधर भाग दिया तो देखिए क्या बना? √3 इधर था प्लस, प्लस का जब माइनस में भाग दिया तो क्या बना स्टूडेंट्स? माइनस बन गया, तो -p बटा q। इधर देखिए माइनस है, माइनस के अंदर जब माइनस का भाग दिया तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? प्लस, तो बन गया प्लस। तो आप यहाँ पर हमेशा फिक्स लाइन लिखेंगे, और आपको बता रखा है मैंने कि बराबर के इधर वर्गमूल लाइए और बराबर के इधर कोई भी संख्या लाइए। फिक्स लाइन हमेशा ये आपको लिखनी है। क्या लिखेंगे? देखिए, चूँकि p व q पूर्णांक है, p व q पूर्णांक है, अतः अब राइट हैंड साइड में जो भी संख्या लिखी हुई यहाँ पर लिख दीजिए। अतः -p बटा q प्लस 5 एक परिमेय संख्या होगी, या परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय है तथा हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से जो आपने लाइन लिखी, यहाँ से क्या निकला? यहाँ से ये निकला कि √3 तो क्या थी स्टूडेंट्स? अपरिमेय संख्या, बराबर, और बराबर की इधर कौन सी संख्या आई? परिमेय संख्या। तो हम जानते हैं कि कभी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या, देखिए यहाँ पर बराबर का निशान लगा है, बराबर नहीं हो सकती। अपरिमेय और परिमेय स्टूडेंट बराबर नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए आया गलत क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही गलत माना था, इसलिए आंसर क्या आ गया? गलत आ गया। जबकि ये क्या है? ऐसा नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है। विरोधाभास तब सही कर लेते हैं। अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार कैसे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सिद्ध किया जा सकता है। आइए लास्ट उदाहरण को देखते हैं इस प्रश्नवाली का। 3√2। सबसे पहले हम वापस वही लाइन लिखेंगे, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है स्टूडेंट्स तो क्या लिखेंगे? p बटा q, इसको लिख सकते हैं
तो वापस वो क्यू लाइन लिखेंगे, पी व क्यू पूर्णांक है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 तथा पी व क्यू सहअभाज्य संख्या है। हमेशा ये लाइन लिखेंगे क्योंकि जितने आप लिखोगे उतने आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर बराबर के इधर हमेशा वर्गमूल रखेंगे, बाकी सभी को इधर लेकर आएंगे। देखिए √2 के साथ 3 गुणा में है तो इसको बराबर के इधर लाएंगे तो कहा जाएगा ये भाग में। तो p बटा में 3 इंटू क्यूब ने कहा 3 बराबर वर्गमूल 2 ऐसे का ऐसे। देखिए बराबर के इधर भी √, वाली संख्या, बराबर के इधर √, वाली संख्या है। फिर वापस वो की वो लाइन लिखेंगे, चूंकि p व q पूर्णांक है अतः p बटा 3q परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम इस लाइन से क्या निष्कर्ष निकाला, इस लाइन से हमारे पास आया क्या आया स्टूडेंट्स, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। अब आप देख पा रहे हैं परिमेय और अपरिमेय कभी भी स्टूडेंट बराबर नहीं आता है, जबकि यहाँ पर बराबर आया। तो हम क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास है। क्या है स्टूडेंट्स, विरोधाभास है। विरोधाभास है तो आप सही कर लेते हैं। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह हमने बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से प्रश्न वाले एक के सभी उदाहरण देखे और समझे। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।